13 मार्च की सुबह हर भारतीय के लिए अपने साथ प्राउड मोमेंट्स लेकर आई और इस तारीख को यादगार बना गई। हर किसी की निगाहें अमेरिका के लॉस एंजलिस में हो रहे 95वें एकेडमी अवार्ड यानी 2023 के ऑस्कर अवार्ड फंक्शन पर टिकी हुई थी, जो अमेरिका के टाइम के मुताबिक 12 मार्च की शाम को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के नाम 2 ऑस्कर अवार्ड हुए। खास बात की ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को अलग अलग फिल्मों के लिए 2 अवार्ड मिले हैं। जहां फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, तो वहीं द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि इस बार अवार्ड की रेस में शॉनोक सेन की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स भी थी, लेकिन कॉन्स समेत कई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नाम कमा चुकी ऑल दैट ब्रीथ्स ऑस्कर में अवार्ड जीतने से चूक गई। बहरहाल फिल्म का यहाँ तक पहुँच पाना भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ भारत से गई कितनी ही फिल्में पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं। इस बार की बात करें तो भारत से कई फिल्में फाइनल राउंड के नजदीक पहुंची, लेकिन बाजी मारने में RRR और द एलिफेंट विस्पर्स ही कामयाब हो सकी। आज की इस वीडियो में हम उन सभी फिल्मों के नाम के साथ साथ इससे पहले भेजी गई उन फिल्मों पर भी चर्चा करने वाले हैं जो ऑस्कर अवार्ड की रेस का हिस्सा बनी। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में अवार्ड किस किस को मिला और कौन सी ऐसी फिल्म थी जो महज एक वोट से ऑस्कर अवार्ड पाने से चूक गई थी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो यह पहली बार नहीं है जब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में किसी इंडियन सॉन्ग को अवार्ड हासिल हुआ है। दरअसल नाटू नाटू से पहले यह कारनामा साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो सॉन्ग ने किया था और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला यह पहला इंडियन सॉन्ग बना था। लेकिन इस बार यह खुशी डबल है, जिसकी असल वजह यह है कि जहां जय हो हिंदी सॉन्ग होकर भी एक ब्रिटिश फिल्म का हिस्सा था, वहीं नाटू नाटू पूरी तरह से एक ओरिजिनल इंडियन फिल्म का ओरिजिनल सॉन्ग है। ऑस्कर अवार्ड भारत में कितनी बार आया यह जानने से पहले आइए जान लेते हैं उन भारतीय फिल्मों के नाम जो ऑस्कर की रेस में शामिल हो चुकी हैं। साल 2023 के ऑस्कर की बात करें तो फाइनल राउंड के नजदीक पहुंचने में जिन भारतीय फिल्मों ने जगह बनाई थी, उनमें से SS राजामौली की RRR के अलावा संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स, ऋषभ शेट्टी की कांतारा, पान नलिन की छेल्लो शो यानी लास्ट फिल्म शो, आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, सुदीप किच्चा की विक्रांत रोना के साथ साथ तमिल फिल्म इराविन निझल, मराठी फिल्म मी वसंत राव और तुझे साथी काही ही जैसे नाम शामिल थे। दरअसल एकेडमी अवार्ड की ओर से ऑस्कर में भेजने के लिए कुल 301 फीचर फिल्मों की एक रिमाइंडर लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें भारत की इन 10 फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से छेल्लो शो और RRR की ही ज्यादा चर्चा हुई थी, जो पहले से शॉर्ट लिस्ट भी की गई थी। खास बात की पान नलिन की गुजराती फिल्म छेल्लो शो, जिसे लास्ट फिल्म शो के नाम से ऑस्कर के लिए भारत की ओर से ऑफिशियली सेलेक्ट करके भेजा गया था। इस साल ऑस्कर में भेजी जाने वाली फिल्मों के बारे में तो हर तरफ चर्चा हुई, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत से फिल्मों को भेजे जाने का यह सिलसिला काफी पुराना है और ऐसी कई फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए भेजी गई लेकिन अवार्ड नहीं हासिल कर सकी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1958 में महबूब खान की कालजयी फिल्म मदर इंडिया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए सिलेक्ट की गई थी, लेकिन अफसोस किया इटालियन फ्रेंच फिल्म नाइट्स ऑफ कैबेरिया से महज एक वोट से पीछे रह गई थी। ऑस्कर में भेजी गई अन्य फिल्मों की बात करें तो अलग अलग सालों में अपूर्व संसार, गाइड, सारांश, सलाम बॉम्बे, नायकन, परिंदा, अंजलि, लगान, हे राम, देवदास, हरिचंद्रा फैक्ट्री, बर्फी और कोर्ट आदि को भी भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। हालांकि फाइनल लिस्ट तक पहुंचने में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ही कामयाब हो पाई थी। आइए अब जान लेते हैं भारत के ऑस्कर अवार्ड विनर्स के बारे में, जिन्होंने अवार्ड हासिल कर एक इतिहास रचा है। इस साल के ऑस्कर की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बाजी मारी है। इसका मुकाबला टेल इट लाइक के वुमेन के अपलॉज, टॉप गन मैवरिक के होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट माई अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज ए लाइफ से था। हालांकि नाटू नाटू सॉन्ग के आखिरी राउंड तक पहुंचने की यह राह इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि इसने कुल 15 गानों को हराकर ऑस्कर 2023 में अपनी जगह बनाई थी। खास बात कि इस गाने को पहले ही गोल्डन ग्लोब मिल चुका था, साथ ही यह गोल्डन ग्लोब हासिल करने वाला पहला भारतीय और एशियन गाना भी है। इस गाने को राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने गाया है। कम लोगों को पता होगा कि सिंगर काल भैरव इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर कीरावानी MM क्रीम के नाम से बॉलीवुड के लिए भी जख्म, सुर, जिस्म और रोग जैसे ढेरों फिल्मों के लिए सुपरहिट सॉन्ग कंपोज कर चुके हैं। कीरावानी एक गीतकार भी है
और कंपोजर से कहीं ज्यादा प्राउड उन्हें गाने लिखने पर होता है। कीरावानी की तेलुगु और संस्कृत भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। उन्होंने करीब 15 फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। फिल्म RRR में भी उन्होंने जननी गीत लिखा है। इतना ही नहीं, उन्हें बाहुबली 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। कीरावानी के बारे में कहा जाता है कि कभी अपनी असमय मृत्यु के डर से 1.5 साल तक सन्यासी बनकर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वे बिना मुहूर्त देखे अपनी कार से भी नहीं उतरते। दरअसल यह डर कीरावानी के मन में तब बैठा था जब उनकी पत्नी MM श्रीवल्ली गर्भवती थी। तब उनके गुरु ने बताया था कि कीरावानी को असमय मृत्यु का खतरा है और यह खतरा तभी टल सकता है जब वो पूरे 1.5 साल तक परिवार से दूर एक सन्यासी की तरह जीवन गुजारे। कीरावानी ने गुरु का आदेश मान लिया और बाद में गुरु के कहने पर ही नाम बदलकर काम किया। कीरावानी ने हिंदी में MM क्रीम तो वहीं तमिल फिल्मों में मरा कादमनी के नाम से संगीत दिया है। वे ग्रह, नक्षत्र और शुभ अशुभ को बहुत मानते हैं। कहा जाता है कि वो अपनी कार में तब तक बैठे रहते हैं जब तक उतरने का सही समय नहीं हो जाता। यही नहीं, मुहूर्त देख कर ही वे किसी समारोह में जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कीरावानी SS राजामौली के कजिन ब्रदर है। कहा जाता है कि राजामौली ने ही बाहुबली से इन्हें दूसरा ब्रेक दिया था, जहाँ से इनके संगीत करियर की दूसरी पारी शुरू हुई, जो कि काफी सफल रही। कीरावानी ही नहीं, इस गाने के कोरियोग्राफर की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कभी गरीबी से तंग आकर सुसाइड तक करने जा रहे थे। दरअसल नाटू नाटू गाने के कोरियोग्राफर रक्षित के पिता एक समय हीरे के व्यापारी थे, लेकिन पारिवारिक मतभेद के चलते साल 1993 में उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनके पिता फिल्मों में डांस असिस्टेंट बन गए और प्रेम रक्षित एक टेलर के दुकान में काम करने लगे। इस पर भी जब हालात नहीं सुधरे तो एक दिन गरीबी से तंग आकर प्रेम ने आत्महत्या करने का मन बनाया और चेन्नई के मरीना बीच पर चले गए। दरअसल उन्हें लगा था कि आत्महत्या करने से डांस फेडरेशन के लोग फैमिली को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। तभी प्रेम को अचानक याद आया कि वो जिस साइकिल से बीच पर पहुंचे हैं वो उधार की है और मरने के बाद वो साइकिल वाला उनकी फैमिली को परेशान करेगा। प्रेम इसी डर से साइकिल को रखने घर आए। इसी बीच घर आते ही उनके पिता का कॉल आया कि प्रेम को एक फिल्म में एक्स्ट्रा डांसर का काम मिला है। डांस का यह काम मिलने पर प्रेम ने सुसाइड का इरादा बदल दिया और डांस को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में इस सॉन्ग को म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी और गीतकार चंद्रबोस ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर पहुंचे थे, जहां कीरावानी ने दिल छू लेने वाली स्पीच भी दी थी, जिस पर जमकर तालियां बजी थी। बेशक नाटू नाटू सॉन्ग के जरिए पहली बार किसी इंडियन सॉन्ग को ऑस्कर मिला है, लेकिन इसी के साथ हर किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो ही आता है कि भारत में एक से बढ़कर एक फिल्में बन चुकी हैं और नाटू नाटू से बेहतरीन गाने भी दुनिया भर में अपना जादू बिखेर चुके हैं, फिर उन्हें ऑस्कर हासिल क्यों नहीं हुआ। राज कपूर की फिल्म आवारा का सॉन्ग आवारा हूँ और डिस्को डांसर का जिमी जिमी आजा आजा जैसे कई सॉन्ग हैं जिनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड रही थी, फिर भी ऑस्कर में इन्हें जगह न मिल सकी। दरअसल इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है लॉबिंग और प्रमोशन, जिसमें करोड़ों खर्च हो जाते हैं और इस पर भी यह गारंटी नहीं है कि फिल्म या सॉन्ग शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा। बस यहीं पर आकर मामला हाथ से निकल जाता है। साल 2019 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के तत्कालीन अध्यक्ष जॉन बेली भारत आए थे। तब उनसे पूछा गया कि आखिर भारतीय फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिलता है। इस पर जॉन ने कहा था कि मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन सच यह है कि भारतीय फिल्मों को व्यापक रूप से नहीं दिखाया जाता है। मुझे पता है कि भारत की फिल्में चीन में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या वे कोरिया या जापान में लोकप्रिय हैं? क्या वे दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय हैं? क्या फ्रांस में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं? आपको PR संगठनों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सरकार से पूछना चाहिए कि भारतीय फिल्मों को दुनिया भर में प्रचारित क्यों नहीं किया जाता है। जिन फिल्मों को नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है, क्या वे दूसरे देशों को संबोधित करती हैं? इन सभी चीजों पर विचार करना होगा। दरअसल एकेडमी अवार्ड्स के कमेटी मेंबर, जिनकी संख्या कई हजारों में होती है, उन सभी मेंबर्स को अपनी फिल्म दिखाने में बहुत पापड़ बेलने होते हैं। खर्च के साथ साथ अपनी ईगो तक को ताक में रखना होता है, क्योंकि अगर सभी मेंबर फिल्मों को नहीं देखेंगे तो फिर वोट देने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में इनको खुश करने के लिए स्क्रीनिंग के दौरान मेहमान नवाजी पे जमकर खर्च करना होता है। साथ ही वहाँ पर न्यूज में बने रहने के लिए हॉलीवुड से जुड़ी फिल्मी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आदि में इंटरव्यू और ऐड करते रहना होता है। ऐसा इसलिए ताकि वो फिल्म या सॉन्ग मेंबर्स के जहन में बने और वोट के दौरान उन्हें याद रहे। यहाँ पूरी तरह से जो दिखता है वही बिकता है वाली साइकोलॉजी काम करती है। इन सब के साथ ही अगर फिल्म या सॉन्ग में अगर दम है तो वोटर वोट देने से खुद को रोक नहीं सकता। नाटू नाटू सॉन्ग के मामले में यह तरीका कारगर साबित हुआ। जिस तरह से RRR की टीम महीनों से अपनी प्रमोशन और लॉबिंग में लगी हुई थी, उसने नाटू नाटू के जादू को कभी टूटने का मौका ही नहीं दिया और अंतिम दिन तक हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि गाने में वह बात भी थी जो अपना असर हर किसी पर छोड़ ही जाता है, चाहे उस गाने के बीट्स हो या उसका डांस। जिस वक्त नाटू नाटू के अवार्ड की खबर हर भारतीय को मिली, उससे पहले ही एक और अवार्ड भारत की झोली में आ चुका था और वह अवार्ड था बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का।
जिसे हासिल किया शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड लेने डायरेक्टर कार्तिकी गुंजालविल्स और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा पहुंची थी। अवार्ड मिलने पर प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने सोशल मीडिया पर गर्व के साथ लिखा कि हमने अभी अभी किसी भी इंडियन प्रोडक्शन के लिए पहला ऑस्कर जीता है। 2 महिलाओं ने यह करके दिखाया, मैं अभी तक कांप रही हूँ। वहीं डायरेक्टर कार्तिकी गुंजालविल्स ने लिखा, यह अवार्ड मेरी मातृभूमि भारत के लिए। इस अवार्ड की एक खास बात यह भी है कि यह पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रोडक्शन को ऑस्कर मिला है। गुनीत मोंगा ने यह सम्मान देश की महिलाओं को समर्पित करते हुए यह भी लिखा, ये जितनी भी महिलाएं देख रही हैं ये उनके लिए है। कहते हैं भविष्य बहुत साहसी है और वो भविष्य आ चुका है। आइए चले, जय हिंद। द एलिफेंट विस्पर्स 8 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। महज 39 मिनट की इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक कपल और उनकी बेबी एलिफेंट से बॉन्डिंग की कहानी है। इस फिल्म की कहानी दक्षिण भारत के कपल बोमन और बेली की है, जो एक रघु नाम के अनाथ छोटे हाथी की देखभाल करते हैं। इस फिल्म के जरिए इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। इस कैटेगरी में हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर अ ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट और स्ट्रेंजर एट द गेट जैसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्में शामिल हुई थी, लेकिन द एलिफेंट विस्पर्स ने सभी को मात दे दी। हालांकि द एलिफेंट विस्पर्स गुनीत की दूसरी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। इससे पहले उनकी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंट्स को 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला था। साल 2018 में आई इस फिल्म की डायरेक्टर ईरानी अमेरिकी मूल की रायका जेहताबजी है। उस दौरान अवार्ड जीतने के बाद गुनीत मोंगा ने ट्वीट किया था कि हम जीत गए। इस धरती पर मौजूद हर लड़की ये जान ले कि वे देवी है। 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के करीब हापुड़ में शूट हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। भारत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली शख्सियत एक महिला है और वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु थैया, जिन्होंने साल 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ मिलकर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। अवार्ड लेते वक्त उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैं सर रिचर्ड ऑटनबरो का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। धन्यवाद अकादमी। भानु पेंटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी और यह एक खास वजह भी थी कि रिचर्ड ऑटनबरो ने उन्हें अपनी फिल्म में चुना था। हम आपको याद दिला दें कि गांधी फिल्म ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर समेत कुल 5 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। कहा जाता है कि भानु थैया को ऑस्कर दिए जाने पर हॉलीवुड में कुछ क्रिटिक्स संतुष्ट नहीं थे। दरअसल उनका कहना था कि इन कपड़ों में ऐसा खास क्या था जो उन्हें अवार्ड दे दिया जाए। हालांकि भानु ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1983 के ऑस्कर समारोह में बैठे दूसरे डिजाइनर्स भी यह कह रहे थे कि अवार्ड मुझे ही मिलेगा। मैंने पूछा कि ऐसा इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं। इस सवाल पर उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि आपकी फिल्म का दायरा इतना बड़ा है कि उससे हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। भानु ने साल 1956 में फिल्म सीआईडी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने गुरुदत्त, राज कपूर, लेक टंडन और यश चोपड़ा जैसे बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया था। 50 के दशक से भारतीय सिनेमा में एक्टिव रही भानु थैया ने सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, जिनमें प्यासा, आम्रपाली, गाइड, सत्यम शिवम सुंदरम और चांदनी जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। बाद में उन्होंने आशुतोष गवारिकर की फिल्म लगान और स्वदेश में कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, जो कि उनकी अंतिम कुछ फिल्मों में से है। भानु थैया का निधन साल 2020 में 91 साल की उम्र में हो चुका है। ऑस्कर के अलावा उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। भानु साल 2012 में एक बार फिर चर्चा में आई थी, जब उन्होंने ऑस्कर ट्रॉफी को लौटाने की इच्छा जताई थी। दरअसल वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद ऑस्कर ट्रॉफी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। उस दौरान बीबीसी से बातचीत में भानु थैया ने कहा था, सबसे बड़ा सवाल ट्रॉफी की सुरक्षा का है। भारत में पहले कई अवार्ड गायब हुए हैं। मैंने इतने सालों तक अवार्ड को एंजॉय किया है, चाहती हूँ कि वो आगे भी सुरक्षित रहे। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अभी बताया था कि मैं अक्सर ऑस्कर ऑफिस जाती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ कई लोगों ने अपने ट्रॉफी रखे हैं। अमेरिकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडिथ हेड ने भी मरने से पहले अपने 8 ऑस्कर ट्रॉफियों को ऑस्कर ऑफिस में रखवाया था। साल 1991 में दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे दूसरे ऐसे भारतीय बने जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें फिल्मों में उनके योगदान को लेकर ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में दिया गया था। हालांकि बीमार होने की वजह से इस अवार्ड को लेने वो ऑस्कर सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसके बाद उनके पास कोलकाता इस अवार्ड को भिजवाया गया था। भले ही सत्यजीत रे अवार्ड लेने शो में नहीं गए थे, लेकिन उनका वीडियो मैसेज डॉल्बी थिएटर में सेरेमनी के दौरान दिखाया गया था। सत्यजीत रे ने अपने हाथ में एक ऑस्कर प्रतिमा के साथ एक अस्पताल के बेड में भी स्पीच देते हुए कहा था कि इस शानदार अवार्ड को प्राप्त करने के लिए आज रात यहाँ होना मेरे लिए एक असाधारण अनुभव है। निश्चित रूप से ये मेरे मूवी मेकिंग करियर की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उन्होंने अभी कहा कि मैंने अमेरिकी फिल्मों के निर्माण से सिनेमा के शिल्प के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं वर्षों से अमेरिकी फिल्मों को बहुत ध्यान से देखता रहा हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ कि वे कैसे मनोरंजन करते हैं, और बाद में उन्होंने जो सिखाया उसके लिए उन्हें प्यार किया। इसलिए मैं मोशन पिक्चर एसोसिएशन के प्रति अमेरिकी सिनेमा का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे यह दिया है और जिसने मुझे इतना गौरवान्वित महसूस कराया। खास बात की यह समारोह 1992 में 30 मार्च को आयोजित किया गया था और इसके अगले महीने ही 23 अप्रैल को सत्यजीत रे का निधन हो गया था।
इस कड़ी में अगला ऑस्कर अवार्ड साल 2008 में आई डैनी बॉयल द्वारा डायरेक्ट ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में रेसल पोकोट्टी को दिया गया था। यह अवार्ड उन्होंने यान टैप और रिचर्ड प्राइके के साथ हासिल किया था। रेसल ने कई ब्रिटिश फिल्मों के साथ हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी काम किया है। उन्होंने मुसाफिर, जिंदा, ट्रैफिक सिग्नल, गांधी, माई फादर, सावरिया, 10 कहानियां, केरल वर्मा, पझास्सी राजा और एंथिरन जैसी कई फिल्मों के लिए साउंड मिक्सिंग का काम किया है। बहरहाल स्लमडॉग मिलियनेयर की बात करें तो इस फिल्म ने उस साल कुल 3 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में ही दूसरा अवार्ड मिला था म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान को। खास बात की A.R. रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। रहमान पहले भारतीय हैं जिन्हें 2 कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। इस फिल्म के अवार्ड विनिंग सॉन्ग जय हो को खुद A.R. रहमान ने ही गाया भी था। अवार्ड के दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि आने से पहले मैं उत्साहित और डरा हुआ था। आखिरी बार मैंने महसूस किया था जब मेरी शादी हो रही थी, तब ऐसा था। उन्होंने अवार्ड अपनी माँ को समर्पित करते हुए अभी कहा कि एक हिंदी डायलॉग है, मेरे पास माँ है। इसका अर्थ है भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरी माँ यहाँ है। मुझे हर तरह से सपोर्ट करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। A.R. रहमान को बाद में भी 2 बार ऑस्कर में नॉमिनेट किया जा चुका है। साल 2011 में रहमान को फिल्म 127 आवर्स के लिए भी ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। A.R. रहमान ऑस्कर के अलावा देश विदेश में कई अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ फिल्म मेकर अवार्ड सहित कई भारतीय अवार्ड शामिल हैं। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का तीसरा ऑस्कर अवार्ड जय हो सॉन्ग के गीतकार गुलजार को मिला था। हालांकि किन्हीं वजहों से ऑस्कर सेरेमनी में पर नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद अवार्ड उनकी टीम ने लिया था। गुलजार गानों के साथ साथ डायलॉग और फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। इतना ही नहीं, वे एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं और ढेरों अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे कि भारत के नेशनल अवार्ड के साथ साथ ग्रैमी अवार्ड के अलावा फिल्म फेयर और दूसरे सभी फिल्मी अवार्ड शामिल हैं। साल 2004 में उन्हें पद्म भूषण के बाद साल 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब जान लेते हैं फाइनल राउंड तक पहुंचने वाले नॉमिनेट फिल्मों को मिलने वाले सम्मान के बारे में, जो किसी भी फिल्म को अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। साल 2023 में जिन लोगों की फिल्में नॉमिनेट हुई थी लेकिन अवार्ड न हासिल हो सका, उन्हें ऑस्कर की तरफ से एक गिफ्ट बैग दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैग की कीमत लगभग 1.03 करोड़ रुपए है। इस बैग में स्किन केयर प्रोडक्ट, ट्रैवल पिलो, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से गिफ्ट, किताबें, स्कार्फ और परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट होते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की एक खासियत यह भी है कि इन्हें ऐसी कंपनियों से चुना जाता है जिनकी लीडर्स महिलाएं होती हैं। ऑस्कर में 62 साल पहले रेड कार्पेट का चलन शुरू हुआ था। इस रेड कार्पेट पे चलना किसी भी आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है। इस पर बतौर प्रेजेंटेटर डायरेक्टर दीपिका पादुकोण के नाम की चर्चा हुई तो ये कहा गया कि नाटू नाटू टीम के साथ भारत से दीपिका भी रेड कार्पेट पे चलती दिखाई देंगी, लेकिन इस बार ट्रेंड को ही बदल दिया गया। हालांकि कार्पेट तो था लेकिन इसका कलर चेंज कर दिया गया था। दरअसल इस बार ऑस्कर सेरेमनी में स्टार्स ने शैंपेन कलर की कार्पेट पर एंट्री ली थी। इस सेरेमनी में एक और खास बात देखने को मिली। दरअसल अवार्ड पाने से पहले RRR के गाने नाटू नाटू पर राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसे वहां के दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और जमकर झूमते दिखे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।